क्यों बच्चों, आज हमारी फिजिक्स जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जाएगी, जो कि जेईई और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीएससी के भी है। आप समझते हो, जैसे कि आपने देखा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पास्टुलेट्स होते हैं, उसी पास्टुलेट्स के आधार पर गैस लॉ का डिडक्शन किया गया। माने आज हमारा टॉपिक होगा डिडक्शन ऑफ गैस लॉ, डिडक्शन ऑफ गैस लॉ, डिडक्शन ऑफ गैस लॉ किसके किसके आधार पे? फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, डिडक्शन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरी। सबसे पहले आपको मालूम है बहुत सारे गैस लॉ होते हैं, बायस लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, तो क्रमशः हम लोग धीरे धीरे चलते रहेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बायस लॉ। किसका डिडक्शन करते हैं? बायस लॉ। ठीक है, बायस लॉ का सबसे पहले हम लोग डिडक्शन करते हैं। क्लियर? अब प्रश्न ये पैदा होता है कि बायस लॉ है क्या? आप जानते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब बायस लॉ को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे कर सकते हो? अकॉर्डिंग टू बायस लॉ कहीं कहीं ऐसे भी कहा जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। माने आप ऐसे कह सकते हो कि अगर T को कांस्टेंट कर दिया जाए तो आपका वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 1 प्रेशर की, या प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा 1 वॉल्यूम के, या आप कह सकते हो PV इक्वल टू क्या चीज? कांस्टेंट। तो आप जो तीनों लिखा हुआ है, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन हम अभी एक डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या है डेफिनेशन? देखिए आप ध्यान से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ, ये टेम्परेचर है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हमने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो क्या है? कांस्टेंट। दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम गैस लॉ से इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? देखो ध्यान से, वी नो दैट according to kinetic theory of gases, आपको मालूम है द प्रेशर अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेशर क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन कैपिटल V स्क्वायर बार। अब यहाँ पे m क्या है? P जो है वो प्रेशर है, m जो है वो आपका क्या है? मास है, और n क्या है? n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और v क्या है? वॉल्यूम, और ये है V स्क्वायर बार, जिसको तुम क्या कहते हो? हमें बताओ। इसको कहते हो तुम मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आपका ऊपर हो गया मीन, ये स्क्वायर, और ये क्या है? वेलोसिटी। एक्चुअली में इसका एक फार्मूला और होता है। वो फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन कैपिटल V RMS का होल स्क्वायर। तो ये दोनों चीज एक ही है बच्चों, समझो ध्यान से। कैसे? देखो, VRMS मैं लिख के दिखाता हूं। R मान लेता रूट, ये देखिए रूट, m से क्या है? मीन, तो ये आपका हो गया मीन। ये क्या है? स्क्वायर, तो ये आपका हो गया स्क्वायर, और ये क्या हो गया? वेलोसिटी। अब आप समझ गए होंगे कि V स्क्वायर बार को अगर अंडर रूट में कर दे तो VRMS होता है। इसका V स्क्वायर बार बराबर क्या हो जाएगा? VRMS का होल स्क्वायर। तो आप ये फार्मूला लिखो, चाहे ये फार्मूला लिखो, चाहे आप इससे सॉल्व कर लो क्वेश्चन, चाहे आप इससे सॉल्व कर लो क्वेश्चन, दोनों बातें आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर?
एक फार्मूला और होता है, अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल ले लिया, जैसे 6.023 इंटू 10⁻23 करते हैं ना, तो कहीं कहीं आपको इक्वेशन में ये कैपिटल एन भी मिलता है। तो चाहे स्मॉल एन मिले चाहे वो कैपिटल एन मिले, लेकिन रहता क्या, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। तो अभी हमने क्या पढ़ा, P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन कैपिटल V VRMS का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब साफ है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा। अब आप इस इक्वेशन से अरेंज करो, फ्रॉम 1 2 से भी कर सकते हो। तो फ्रॉम 1 PV इज इक्वल टू 1/3 mn V स्क्वायर बार। अब ये फॉर्मूला क्या करेगा, अब आप साफ साफ देखो 1/3 क्या है, कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं होगा। m क्या है, m भी आपका कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है तो क्या नहीं है, वो है V स्क्वायर बार, वो भी कांस्टेंट है बच्चा। कैसे कांस्टेंट है, आपको मालूम है VRMS बराबर √3 RT/m, ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो आप सीधा जान लो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ये कांस्टेंट होता है। अब 3 क्या है, कांस्टेंट, R क्या है, कांस्टेंट, m क्या है, कांस्टेंट, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट ले लिया जाए तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट, या ये वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब कि अगर t को कांस्टेंट कर दिया जाए तो V स्क्वायर बार भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और अगर t कांस्टेंट है और V स्क्वायर बार कांस्टेंट है तो पूरा के पूरा राइट हैंड साइड भी क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब समझ गए होगे, PV इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट, दिस इज बायल्स लॉ। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज बायल्स लॉ। इसका मतलब साफ है कि आपने जान गए होगे कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, OR और V प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो आप किसी भी फॉर्म में लिखो, चाहे आप इस फॉर्म में लिखो, चाहे आप इस फॉर्म में लिखो, चाहे आप इस फॉर्म में लिखो, तीनों के तीनों ही आपका क्या है, बायल्स लॉ है। और आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि मैंने इसको किससे निकाला, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। इसका मतलब क्या हुआ, डिडक्शन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरी, तो आप लोग इसको नोट कर लो बेटा। फिर मैं चलता हूं चार्ल्स लॉ पे, इसको इरेज करने के बाद। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर दें और अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, डिडक्शन ऑफ चार्ल्स लॉ। कैसे, थोड़ा इरेज कर लें इसको हम। क्लियर। अब लोग पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ चार्ल्स लॉ। क्लियर, डिडक्शन ऑफ चार्ल्स लॉ। क्लियर, करते हैं। अब सबसे पहले लगते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ चार्ल्स लॉ। क्लियर। अब चलो, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure the volume of a given mass, the volume of a given mass is directly proportional to, directly ऐसे बना दे क्या, directly proportional to temperature। थोड़ा छोटे में बता दिया मैंने। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हमने कहा कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, टेम्परेचर। क्लियर। और इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो सकता है बेटा, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो सकता है, इसका सेकेंड फॉर्म हो सकता है, एक इसका डिफिनेशन और बन सकती है। जैसे मैंने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं यहां पे कह देता एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सेम यही कॉन्सेप्ट, जहां आपने प्रेशर लिखा है वहां वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम वहां प्रेशर। इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू T। तो क्या डेफिनेशन बनी, देखिए ध्यान से। हमने कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। OR एट कांस्टेंट वॉल्यूम द वॉल्यूम नहीं बल्कि द
प्रेशर ऑफ ए गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, टेम्परेचर। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ, इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको छोटे में बता दें, फिर से मिटा के इसको छोटे में थोड़ा सा अरेंज कर दें, थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ा सकते हो। हमने कहा क्या, हमने कहा कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें तो V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, या सेकेंड फॉर्म क्या मैंने कहा कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लें तो P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। दोनों ही आंसर सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि P प्रोपोर्शनल टू T भी कह सकते हो और V प्रोपोर्शनल टू T भी कह सकते हो, हमको यही निकालना है। कैसे इसका डिडक्शन करेंगे, फिर से वही फार्मूला, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी P इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिखिए जगह बच जाएगी हमारे पास, P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन कैपिटल V स्क्वायर बार। इज दैट क्लियर, कोई परेशानी? फिर से वही काम करो, PV इज इक्वल टू 1/3 mn V स्क्वायर बार। अब हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे थोड़ा सा हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर और नीचे। कैसे, PV इज इक्वल टू, इसको कर दो 2/3 और n को पहले लिख दो और ब्रैकेट में आएगा हाफ m V स्क्वायर बार। और हाफ m V स्क्वायर बार है क्या मेरे लाल, आप बताइए, हाफ m V स्क्वायर बार है मीन काइनेटिक एनर्जी। क्या है, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसका मतलब साफ है कि हाफ m V स्क्वायर बार इज इक्वल टू मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता क्या है, 3/2 kT, 3/2 kT। तो कितना होता है ये, 3/2 kT। अब हम हाफ m V स्क्वायर बार के स्थान पे 3/2 kT रख सकते हैं। आएगा क्या, PV इज इक्वल टू 2/3 n इंटू, यहां पे क्या होगा 3/2 k इंटू T। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, आएगा क्या, PV इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, PV इज इक्वल टू n k इंटू T। अब आपका मन कहे तो n k को R भी लिख सकते हो और नहीं भी लिखते हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है n भी कांस्टेंट और k भी कांस्टेंट और T भी T करेंगे। अब कैसे प्रूव करोगे, हमने क्या कहा, एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां से देखो 2 फार्मूले बन सकते हैं। कैसे, अगर तो V इज इक्वल टू निकालते हो n k T अपॉन P हो जाएगा। अब n क्या है, कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट, और अगर P को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर P को कांस्टेंट ले लिया जाए तो V इज इक्वल टू आएगा कांस्टेंट इनटू T। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू T। एक फॉर्म ये हो गया आपका। सेकेंड फॉर्म देखते हैं, जैसे आपने यहां पे V निकाला वैसे ही आप अगर आप P निकालोगे तो क्या होगा बेटा, P इज इक्वल टू होगा n k अपॉन V इंटू T। अब n क्या है, कांस्टेंट, आप R भी मान सकते हो, k क्या है, कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए, सेकेंड डेफिनेशन, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो P इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट इंटू T, यानी P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T। तो आप देख लिए कि चार्ल्स का जो रूल है, चार्ल्स का जो लॉ है, उस चार्ल्स को हमने काइनेटिक थ्योरी के आधार पे डिडक्ट किया और चार्ल्स का वो जो रूल कहलाता है उसके अकॉर्डिंग आपके 2 डेफिनेशन बनते हैं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। केवल डिफरेंस क्या है कि जब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा तब प्रेशर कांस्टेंट होगा और जब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे P को कांस्टेंट लिया गया और यहां पर V को कांस्टेंट लिया गया। तो एक बार शुरू से फिर से सुन लो दोबारा कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट ए कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। या दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन कैपिटल V स्क्वायर बार। क्लियर? हम V को उधर ट्रांसफर कर दें, आएगा PV इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू V स्क्वायर बार। क्लियर? आपको मालूम है हमने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया PV इज इक्वल टू 2/3 और यम अंदर कर दो, यम पहले कर दो, 2/3n और ब्रैकेट में आएगा हाफ यम V स्क्वायर बार। और हाफ यम V स्क्वायर बार है क्या मेरे लाल? हाफ यम V स्क्वायर बार आपकी क्या है? मीन काइनेटिक एनर्जी है। और मीन काइनेटिक एनर्जी आपकी है 3/2 kT। तो आप हाफ यम V स्क्वायर बार के स्थान पे रख सकते हो 3/2 kT। अब जब हमने 3/2 kT रखा तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, आया क्या? PV इज इक्वल टू n kT। अब यहां से आप समझ रहे हो n कांस्टेंट और k कांस्टेंट। क्लियर है? अब अगर हम V इक्वल टू निकालते हैं तो आता है n kT अपॉन P, यानी P को अगर कांस्टेंट कर दें तो n k और अपॉन P कांस्टेंट हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू आएगा कांस्टेंट इंटू T, यानी V प्रोपोर्शनल टू T। सिमिलरली अगर P इज इक्वल टू निकालते हो तो P इज इक्वल टू n k अपॉन V इंटू T, n कांस्टेंट k कांस्टेंट, और यदि हम V को कांस्टेंट ले लें तो V भी अगर कांस्टेंट हो जाए तो आप साफ देख रहा होगा P इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T, आएगा P प्रोपोर्शनल टू T। आप इसको नोट कर लीजिए बच्चा। तो अब हम इसको इरेज कर दें और आते हैं अगले ला पर। किस पर आते हैं? अगले ला पर। अगला ला क्या है? अभी तक हमने आपसे 2 ला की चर्चा की। एक हमने चर्चा की किसकी? बायल्स ला की, और एक हमने चर्चा की चार्ल्स ला की। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ला है अवागाद्रोज ला। तो हम अवागाद्रो ला की चर्चा करते हैं। AVO अवागाद्रो ला की हम चर्चा करते हैं। ठीक है ला। अच्छा, अवागाद्रो ला क्या कहता है? कहता है एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, at the same pressure and temperature, equal volume of gases contain equal number of molecules। मतलब समझे कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, माने गैस जो है अगर उसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज ना किया जाए तो इक्वल नंबर ऑफ, मैंने कहा इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका जितने भी गैसेस हैं अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा कौन कहता है? अवागाद्रोज लॉ कहता है। अवागाद्रो लॉ कहता है कि एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। बहुत मजेदार तरीके से इसको बताऊंगा मैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपके पास 1 cc गैस है और आपके पास 2 गैसेस है। एक का मास है m1 और एक का मास है m2। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n1, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n2। इसमें मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है v1 और इसमें मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v2। बल्कि v1 और v2 न मान के हम इसमें आप मान सकते हो v स्क्वायर बार और v2 स्क्वायर बार, v1 स्क्वायर बार। तो आपने क्या समझा? हमने यहाँ पे सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम ले लिया और सेम वॉल्यूम में हमने मास मान लिया m1 m2। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 n2 और v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि अगर हम ये दोनों कंडीशंस को चेंज न करें, माने न तो प्रेशर चेंज करें और न ही टेम्परेचर चेंज करें, तो हमको प्रूव करना है कि n1 इज इक्वल टू n2 होना चाहिए। क्लियर? चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। क्लियर? तो आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अब मैं थोड़ा सा इसको देखो कैसे यहां पे थोड़ा जगह मिल जाए तो कर लेता, बड़ा मजा आता। थोड़ा सा इसको इधर लिख देना चाहिए था मुझे, थोड़ा इधर कर देते तो तुम्हें एक बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाता। थोड़ा सा इधर कर देते बेटा। इसको हम इसको मान लेते हैं 1 cc और यहाँ पे मान लिया पहला गैस m1, दूसरा है m2, यहाँ पे नंबर n1 n2 और v1 स्क्वायर बार और v2 स्क्वायर बार। यही मैंने किया था। क्लियर?
अब सबसे मजेदार सुनो, मैं यहां पे दो कंडीशन लगाऊंगा। सबसे पहले ये वाला लगाऊंगा, फिर ये वाला लगाऊंगा। तो ये वाला क्या कहता है, ये कहता है कि अगर प्रेशर सेम है तो इसका मतलब P1 इज इक्वल टू P2 होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, ये कंडीशन कहती है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3 M1 N1 V स्क्वायर बार अपॉन V, अब V तो यूनिट है अतः V इक्वल टू 1 हो गया आपका। और इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 M2 N2 V2 स्क्वायर बार। 1/3 कट गया, आया क्या, M1 N1 V1 स्क्वायर बार। या इसको थोड़ा अरेंज कर ले, क्या हमें मालूम है क्या आने वाला है, इसलिए N1 M1 V1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू N2 M2 V2 स्क्वायर बार। इसको मानते इक्वेशन नंबर 111। तो देखो हमने पहली कंडीशन लगा दी। पहली कंडीशन माने इसको अगर फर्स्ट कह दें तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर दी, कौन सी, कि जब प्रेशर चेंज ना हो। अब हमको बताओ क्या चेंज नहीं होना है। अब आपको चेंज नहीं करना है क्या चीज, टेम्परेचर, माने सेकेंड कंडीशन। और आपको मालूम है कि अगर टेम्परेचर सेम होता है तो उसकी मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब हाफ M1 V1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू हाफ M2 V2 स्क्वायर बार होना चाहिए। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, आया M1 V1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर बार, V स्क्वायर बार। क्लियर। अब आप कहोगे इक्वेशन नंबर 222। आपको साफ साफ दिख रहा है कि M1 V1 स्क्वायर बार और M2 V2 स्क्वायर बार आपस में क्या है, बराबर है। अतः इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कट जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, या ऐसे कर लो 1/2 और आसान हो जाएगा। तो आएगा क्या, N1 M1 V1 स्क्वायर अपॉन M1 V1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा, N2 M2 V2 स्क्वायर बार अपॉन M2 और V2 स्क्वायर बार। तो V2 स्क्वायर बार E2 V स्क्वायर बार कट गया, M1 कट गया, आया क्या आपका M2 M2 कट गया, आया N1 बराबर M2। तो यही तो आपका था अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ क्या कह रहा था, अवोगाद्रो लॉ यही कह रहा था कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो अगर आप इक्वल नंबर माने इक्वल वॉल्यूम लेते हो, जैसे 1cc मैंने लिया था, अगर आप वॉल्यूम इक्वल लेते हो तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो था वो आपस में बराबर होना चाहिए। और ये मैं नहीं कहता, कौन कहता है, अवोगाद्रो लॉ कहता है। ये आपका कौन सा रूल हो गया, तीसरा रूल। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम इसको इरेज कर दें। क्लियर। अब अगला लॉ है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कौन सा, डाल्टन लॉ। कौन लॉ पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कौन लॉ, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता क्या है कि अगर मान लो आपके पास कोई मिक्सर हो गैस का, यहां पर ऐसे 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 अगर मान लो कि बहुत सारे गैसों का मिक्सचर हो, तो डाल्टन लॉ क्या कहता है कि ये जो टोटल प्रेशर है वो इस मिक्सचर के इंडिविजुअल जो प्रेशर है उनके सम के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब कि डाल्टन लॉ ये कहता है कि जो उनका इंडिविजुअल प्रेशर है उसके क्या है, ये बराबर। यानी कि अलग अलग अगर गैसेस हैं आपके पास तो ये कहता है कि इन पर जो प्रेशर लगता है उसके क्या है, बराबर। जैसे मैं समझा दूं कि अगर आप कोई एक गैस लेते हो तो सीधी बात है कि इस पर प्रेशर कितना होगा, आप P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा 1/3 mn अपॉन V स्क्वायर बार। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि रो इज इक्वल टू क्या होता है। आपको मालूम है mn है क्या, m है मास, m क्या है, मास है, और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये जो mn है
वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल मास को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल मास को। जैसे मैं समझा दूं, अगर आपका वजन है 20 किलोग्राम और ऐसे से 5 है, तो m के स्थान पे 20 और n के स्थान पे 5, तो कितना हो गया टोटल? 100। वो 100 आपका क्या हो गया? टोटल मास। तो इसका मतलब आप समझिए रो इक्वल टू होता है m अपॉन v, जहां m इक्वल टू क्या है? mn। तो यहां पर आप इसके स्थान पर रो लिख सकते हो, और ये v1 स्क्वायर अब प्लस 1/3, जैसे पहले पे कितना लगा 1/3 रो v1 स्क्वायर बार, दूसरे पे कितना लगा 1/3 रो v2 स्क्वायर बार, तीसरे पे कितना लगा 1/3 रो v3 स्क्वायर बार, चौथे पे कितना लगा 1/3 रो v4 स्क्वायर बार। अब आप एक चीज ध्यान नहीं दे रहे हो कि मैंने रो1 रो2 नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है? रो1 रो2 लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा मैंने, लेकिन लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यहां पे रो1 होना चाहिए। ये पहले मॉलिक्यूल्स की बात हुई है और ये दूसरे मॉलिक्यूल्स की, यानी ये रो1, ये रो2, ये रो3 और ये रो4। तो इस प्रकार की गलती मत करना बेटा एग्जाम में। ध्यान देना कि यहां पर क्या है, ये 1/3 रो1 v1 स्क्वायर बार, 1/3 रो2 v2 स्क्वायर बार प्लस 1/3 रो3 v3 स्क्वायर बार। इस प्रकार से आपने पाया क्या कि ये जो 1/3 रो v1 स्क्वायर बार है, ये पार्शियल प्रेशर है, यानी कि ये पहले वाले के लिए है, ये दूसरे वाले के लिए है और ये तीसरे वाले के लिए है। इस प्रकार से डाल्टन लॉ, यहां से अगर इसकी वैल्यू रख दें तो आएगा P1, इसकी वैल्यू क्या है? P2, इसकी वैल्यू क्या है? P3 प्लस डैश डैश डैश। तो इस प्रकार से आपने पाया क्या कि आपने अभी तक हमने क्या क्या चर्चा की, एक बार फिर से बता देते हैं। एक बार सब शुरू सुन लो, जैसा कि मेरी आदत है, हम लोग एक बार इसको कलेक्ट कर दें, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे लॉज हैं, आज हमने सिर्फ 4 लॉ की चर्चा की, ठीक है? तो ये चारों लॉ देख लो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की किसकी? बायल्स लॉ की। किसकी की? बायल्स लॉ। बायल्स लॉ क्या कहता है? PV इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चर्चा की चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ में हमने क्या कहा कि एक बार P कांस्टेंट तो V प्रोपोर्शनल टू T, या V कांस्टेंट तो P प्रोपोर्शनल टू T। इसके बाद हमने किसकी चर्चा की बेटा? बायल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। इसके बाद हमने किसकी चर्चा की थी? आप हमको बताइए, किसकी चर्चा किया था हम लोगों ने? अवागाद्रो लॉ की। किसकी किया था? अवागाद्रो लॉ की। अवागाद्रो ने क्या कहा था कि अगर V कांस्टेंट हो तो अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर। N1 इक्वल टू N2। अब हमें बताओ कि अवागाद्रो लॉ के बाद हम लोगों ने किसकी बात की थी? डाल्टन के लॉ की। किसकी की? डाल्टन के लॉ की। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे अभी और भी हो सकते हों लॉ, उसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करते रहेंगे। आज फिलहाल इतना ही। अब हम भी थक गए हैं, आप भी आराम करो, ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद।